फ्रेंच रिवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है ये। जिसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी था? इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बोर्बन डायनेस्टी, बोर्बन फैमिली ऑफ किंग, लुइस 16 राजा बने थे 1774 में। ये बोर्बन फैमिली के थे। असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा कौन? लुइस 16। कब? 1774 में। किस डायनेस्टी के थे? बोर्बन डायनेस्टी के थे। तब ये ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया एंटोनिएटी। 20 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस से। तब ये राजा बने थे तो इनके पास जो था ट्रेजरी था, जो धन कोष था, वो खाली था। मतलब ज़्यादा पैसा इनके राज्य में इनके पास नहीं था। नेव किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, खाली था इनका धन कोष। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। जब लुइस 16 राजा बने, एक तो उनके पास पहले ही पैसा की कमी थी, दूसरा उन्होंने जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ने उन्हें भी अपना गुलाम बना रखा था। तो उन अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की इन्होंने, लुइस 16 ने, फ्रांस के जो थे राजा। तो इस चक्कर में उनके पास पैसा एक तो पहले ही कम था, दूसरा और कम हो गया। तो अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। वो अपनी आज़ादी पा सकें, उसके लिए हेल्प की उन्होंने। किससे पा सके वो अपनी आज़ादी? फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन इन दोनों का शत्रु था। तो अमेरिका की हेल्प की। पहले ही पैसा नहीं है, 20 साल के खुद हैं, खुद के इतने खर्चे हैं और फ्रांस के। और तीसरा इन्होंने फिर अमेरिका की हेल्प भी की। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कहीं ना कहीं से लिया जाएगा, कर्ज के फॉर्म में। द वॉर एडिड मोर देन ए बिलियन लिवरे। लिवरे मतलब उनकी जो करेंसी का नाम है। टू ए डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। मतलब इनके ऊपर अब कर्ज बढ़ता चला गया। किनके ऊपर? फ्रांस के राजा के ऊपर, मतलब फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। लिवरेज जो तो इनकी करेंसी थी वो 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। ओके, तो अब उनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया। तो कर्ज किसी ने तो दिया था, और जिसने कर्ज दिया था उसने कहा कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे अपने कर्ज के ऊपर। हमने जो लोन दिया है, अमाउंट दी है, उसका 10% इंटरेस्ट के फॉर्म में वो चाहिए। तो लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने लोन पे 10% इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया। किन्होंने? लेंडर्स ने। लुइस 16 राजा बने फ्रांस के 1794 में। उनके पास पैसा पहले ही कम था। दूसरा, उन्होंने अमेरिका की हेल्प की। और तीसरा, जो उन्होंने लोन लिया था उन लेंडर्स से, उन्होंने कहा कि 10% हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट। जो भी फ्रांस का बजट था, उसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा था, क्योंकि कर्ज ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो हर साल उनका कर्ज का जो इंटरेस्ट था उसमें पैसा ज़्यादा जा रहे थे। जब पैसा, जो लोन का इंटरेस्ट में ज़्यादा जाएंगे तो अब ये पैसा कहाँ से आएंगे? ये पैसा जो सारा राजा के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? टैक्स के फॉर्म में। टैक्स लेता है वो अपने वो लोगों से, जो उसके, मतलब उसके जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनसे ही वो टैक्स कलेक्ट करता है। तो अब टैक्स बढ़ना तय है, क्योंकि पैसा है नहीं, लोन में ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, लोन का जो इंटरेस्ट उसमें ज़्यादातर पैसा चला जा रहा है, तो टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। अब उनके खुद के खर्चे भी हैं, क्योंकि राजा हैं, राजमहल मेंटेन करना है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी भी मेंटेन करनी है, कोर्ट भी, और गवर्नमेंट को, जो रनिंग गवर्नमेंट, मतलब जो भी सैलरी उन्हें देनी है, सारे खर्चे तो हैं। तो ये कैसे हों? तो इनकी वजह से स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। टैक्स बढ़ाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। मतलब पहले ही जनता की हालत ख़राब है, ऊपर से टैक्स भी बढ़ाए जाने हैं। टैक्स क्यों बढ़ाए जाने हैं? क्योंकि उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए। क्यों पैसा ज़्यादा चाहिए? खुद के खर्चे हैं, गवर्नमेंट को चलाना है, और जो तीसरा जो लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करना है। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी में 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। 3 स्टेट में डिवाइडेड थी फ्रेंच की सोसाइटी।
जो थर्ड स्टेट था उसी के मेंबर ही टैक्स पे करते थे, फर्स्ट और सेकंड में नहीं करते थे, क्योंकि फर्स्ट में थे चर्च में रहने वाले, ठीक है, और सेकंड में थे नोबिलिटी, मतलब जो राजाओं का वो थे, जो राजा थे या उनकी फैमिली थी। थर्ड स्टेट में ही बचे सब कुछ। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का तो टैक्स पे करने का कोई मतलब है ही नहीं, और जो थर्ड वो स्टेट है बस ओनली वही इस एक स्टेट थी जो कि टैक्स पे करती थी। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट को कहा गया कलर की मतलब जो चर्च में रहने वाले थे या चर्च में इन्वॉल्व थे काम में। सेकंड था नोबिलिटी, मतलब राजा और उनकी फैमिली। थर्ड स्टेट में थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट के ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलॉर्ड, लेबर, सर्वेंट, सब थर्ड स्टेट में थे। बाकी बचे इसमें से थर्ड स्टेट में से पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। थर्ड स्टेट में जो पीजेंट थे 90% यही थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated। जो पीजेंट थे 90, थर्ड स्टेट के 90% पीजेंट, और उनमें से भी बहुत कम के पास अपनी लैंड थी जिसे वो कल्टिवेट करते थे। क्यों? क्योंकि अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स। 60% लैंड तो वो नोबल्स के पास थी या चर्च के पास थी या रिच मेंबर्स ऑफ द पीजेंट के, थर्ड स्टेट के जो रिच मेंबर थे उनके पास। 60% लैंड तो लिखा दी। तो 40% जो लैंड बची वो थी पीजेंट्स के पास, जो कि एक्चुअल में थे 90% थर्ड स्टेट के। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट में थे चर्च वाले, सेकंड में थे राजा नोबिलिटी, थर्ड में थे और बाकी बची सारी पॉपुलेशन। तो थर्ड स्टेट की 90% पॉपुलेशन थी पीजेंट, जो डेली बेसिस के ये सब छोटे मोटे काम करते थे, वो सब इसमें आ गई, जो खेती करते थे। तो इनके पास लैंड बहुत, अपनी खुद की लैंड बहुत कम थी, क्योंकि 60% जो लैंड थी, ज़मीन थी, वो थी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वाले मेंबर के पास, एंड जो बिग रिच मेंबर हैं थर्ड स्टेट के उनके पास। तो 60% लैंड तो चली गई, बची 40% लैंड। 40% लैंड में ही थे सब ये, और इन्हें ही टैक्स पे करना है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्गी एंड नोबिलिटी इंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जिसने जन्म लिया है उसके तो पहले ही मजे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रिविलेज उन्हें मिलते थे। The member of the first two states was exempted from paying taxes to the state। तो पहली जो क्लास थी, स्टेट थे, वो उन्हें टैक्स से छूट मिली थी, वो टैक्स नहीं पे करते थे। मतलब चर्च और नोबिलिटी टैक्स पे नहीं करते थे। पीजेंट थे जो वो ओब्लाइज्ड थे टू रेंडर सर्विस, वो अपना सर्विस देने के लिए किसे, लॉर्ड टू द वर्क इन हिज हाउस, मतलब घरों में काम करना, फील्ड में काम करना, अपने मालिकों के घरों में, खेतों में काम करने के लिए, ये थे पीजेंट। टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी में भी यही थे। बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में भी यही थे पीजेंट। मतलब सारे मेहनत के काम पीजेंट ही कर रहे थे, और टैक्स भी यही दे रहे थे, और इनके पास खुद के पास ही कुछ नहीं था खास। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर, चर्च भी टैक्स लेती थी अपना इन पीजेंट से, उस टैक्स को कहते हैं टेथिस। तो चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टेथिस फ्रॉम द पीजेंट्स। टेथिस एक टैक्स है जो लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका 10वां हिस्सा ले जाती थी चर्च, चर्च के पास जाता था टैक्स के फॉर्म में। इस टैक्स को कहते हैं टेथिस। जो पीजेंट थे वो मतलब स्टेट या राजाओं को टैक्स नहीं देते थे, वो चर्च को भी टैक्स देते थे, टैक्स के फॉर्म में देते, जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका 10वां हिस्सा 1/10 उनको देते थे टैक्स के फॉर्म में। इस टैक्स का नाम था टेथिस, TITHES। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। थर्ड स्टेट के मेंबर थे सभी टैक्स पे करना था। दे इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स था उसका DIRECT, एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी थे और इनडायरेक्ट टैक्स भी थे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्टली दे दिया गया जो भी है, जैसे कुछ जो भी है उन्होंने कमाया उसमें से डायरेक्ट बोले गए टैक्स के फॉर्म में। और इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, मतलब जो सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग के आ रहा है। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लेवाइड एन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन, जो वो यूज़ करते थे डेली की चीज़ें, उन पर भी टैक्स लगता था, जैसे कि सॉल्ट है, टोबैको है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स था, मतलब उन्हें टैक्स देना है, एक तो डायरेक्ट टैक्स देना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देना है।
और चर्च को भी उसका हिस्सा देना है। एग्रीकल्चर जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका 10वां हिस्सा चर्च के पास जाना है टैक्स के फॉर्म में। तो बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट की जितनी भी फाइनेंस की एक्टिविटीज़ थी जस्ट वो टैक्स लेके ही पूरी होती थी। थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन। मतलब जो राज सब कुछ चल रहा था, राज में गवर्नमेंट काम कर रही थी, सबकी सैलरी जा रही थी, ये थर्ड स्टेट से लिए गए टैक्स के पैसों से ही हो रहा था सारा काम। नेक्स्ट आ गई स्ट्रगल टू द सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट। अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी फ्रांस की। 1715 में थी 23 मिलियन और 1789 में हुई 28 मिलियन। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो अनाज भी तो बढ़ना चाहिए, उतना फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। तो प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन। जितनी फूड की डिमांड थी उतना फूड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, तो होगा क्या, महंगाई बढ़ेगी। द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज डेपेटली, तो पैसा बढ़ने लगे फूड के। तो जो मोस्ट वर्कर थे वो जो भी काम करते थे उसके वेजेस इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी। तो होगा क्या, उन्हें मतलब खाने की कमी पड़ जाएगी, मतलब वो चीज़ें लेने के लायक ही नहीं रहेंगे फिर। तो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप। बहुत सारे जो लेबर थे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, उनके जो ओनर थे उन्होंने उसकी वेजेस फिक्स थी, सैलरी फिक्स थी लेबर की। तो वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। अब होगा क्या, वो अपना खाना नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि फूड का प्रोडक्शन पहले ही कम हो रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड का प्रोडक्शन इतना उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, अब फूड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, मतलब फूड महंगे दामों पे बिकेगा। अब उसे ख़रीदने वाले जो पब्लिक है वो वैसी है कि सैलरी पे काम करने वाली है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है, मतलब महंगाई ज़्यादा हो रही है, उनकी सैलरी वहीं की है। तो फिर क्या होगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड, मतलब जो पुअर थे और पुअर हो गए। थिंग्स बिकम वर्स, थिंग्स और ख़राब होने लगी। वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और मान लो कभी सूखा पड़ जाए या ओले पड़ जाए तब तो फसल भी बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद तो और तो पहले हालत ख़राब, उसके बाद तो और भी हालत ख़राब। तो उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सट्रीम सिचुएशन है वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, मतलब बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो 18th सेंचुरी में विटनेस किया है इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास डेवलप हुई कैसे, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, ट्रेड बढ़ा ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, सामान का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, जैसे कि वूलन और सिल्क की टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हुआ। तो जो सिल्क और वूलन के जो टेक्सटाइल थे या जो कपड़े बनते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे या बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अब मतलब जो लोअर क्लास थी उनके पास पैसा आने पड़ा, क्योंकि आने लगा, पैसा आने लगा तो मिडिल क्लास ग्रो हो गई, मतलब पैसे वाली हो गई। अब पैसे वाली हो गई तो वो सोचेगी भी, पैसा वाली होने के साथ साथ वो एजुकेटेड भी होने लगे, मतलब उनका थिंकिंग प्रोसेस हो गया। अब वो कहने लगे कि बाई बर्थ चीज़ों नहीं मिलेंगी, जो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ भुगता है। तो मिडिल क्लास ग्रो कैसे हुई, उसमें जैसे कि ट्रेड बढ़ा, टेक्सटाइल बढ़ा, इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर। थर्ड स्टेट इंक्लूड जैसे प्रोफेशन भी, जैसे लॉयर बने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, और ये सब थे एजुकेटेड। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये जो थर्ड मिडिल क्लास से ग्रो हो रही थी ये एजुकेटेड थी, और इनका ये मानना था कि बाय बर्थ जिसने जहाँ जन्म लिया उसके हिसाब से उसे प्रिविलेज नहीं दिए जाने चाहिए। ए पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इनका कहना था कि जो जैसा पर्सन की मेरिट है, जिस तरह से वो काम करता है, उसी के हिसाब से उसके सोसाइटी में पोजीशन उसे मिलनी चाहिए।
मतलब बाई बर्थ क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने सब चीज़ अर्न की थी इस मिडिल क्लास ने। ये जो था आइडिया थे, दीज आइडियाज तो जो थे, ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। मतलब सभी ये एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करे थे कि जिस सबको इसमें आज़ादी हो, सबके लिए इक्वल लॉ हो और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल हो। ये थी किसकी आइडिया थी, किसकी फिलोसफी थी? ये थी जॉन लॉकी एंड जीन जैकस रसेल की। तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया था कि जो गवर्नमेंट है उनका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, सारी पावर गवर्नमेंट के पास ही नहीं होनी चाहिए। जो ये मॉडल था गवर्नमेंट का, ये यूएसए ने एक्सेप्ट किया इसे। जब यूएसए आज़ाद हो गया ब्रिटेन से, जो यूएसए की कॉलोनीज थी वो आज़ाद हो गई फ्रॉम ब्रिटेन, तो ये मॉडल उन्होंने अपनाया। तो मेरिट बेस सिस्टम चला यूएसए में, इन्हें बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं दिया गया फिर इन्हें।